नमस्कार प्यारे दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास का सारांश। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ लाइनें। प्रख्यात लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की बहु प्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। यह एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतर्धारा का वृतांत ही नहीं कहती बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है। निसंदेह यह आत्मकथा हिंदी साहित्य के सफ़र का मील पत्थर है। बच्चन जी को इसके लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। धर्मवीर भारती लिखते हैं, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, ऐसी अभिव्यक्तियाँ नई पीढ़ी के लिए पाथ्य बन सकेंगी। इसी में उनकी सार्थकता भी है। नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। बच्चन की ख्याति मधुशाला के साथ हुई जो सन 1935 में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था। उनकी शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ पाठशाला, गवर्नमेंट कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काशी विश्वविद्यालय में हुई। 1941 से 1952 तक वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर रहे। 1952 से 1954 तक इंग्लैंड में रहकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। विदेश से लौटकर उन्होंने 1 वर्ष अपने पूर्व पद पर तथा कुछ मास आकाशवाणी इलाहाबाद में काम किया। फिर 16 वर्ष दिल्ली में रहे। 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर और 6 वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में। 18 जनवरी 2003 को उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति ने भी उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। हिंदी साहित्य
सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। श्री सुमित्रानंदन पंत ने उनके पूरे कवि व्यक्तित्व को इन पंक्तियों में बांध दिया है। घुमड़ रहा था ऊपर गरज जगत संघर्षण, उमड़ रहा था नीचे जीवन वारिधि क्रंदन। अमृत हृदय में गरल कंठ में मधु अधरों में, आए तुम वीणा धर कर में जनमन मादन। हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं जब 1969 में प्रकाशित हुआ तब हिंदी साहित्य में मानो हलचल सी मच गई। यह हलचल 1935 में प्रकाशित मधुशाला से कहीं भी किसी भी प्रकार कम नहीं थी। अनेक समकालीन लेखकों ने इसे हिंदी के इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने का साहस किसी ने दिखाया। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्य के युग पुरुष तो थे ही, एक श्रेष्ठ आत्मकथाकार भी थे। बच्चन द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं विवेकपूर्वक योजनाबद्ध रीति से लिखा गया प्रथम आत्मकथा खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा खंड उनकी पूरी योजना का 1/3 भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना 1963 से 1969 तक हुई, जिसमें लेखक ने अपने कायस्थ जाति वर्ण के नाम, उद्भव, विकास और महत्व पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अमोढ़ा वंश की 7 पीढ़ियों की कथा विस्तार से लिखी है। बच्चन ने इसमें अपने जन्म, शैशव, शिक्षा के अभ्यास, गृह परिवार, परिवेश आदि का वर्णन करते हुए स्कूल कॉलेज के मित्रों एवं गुरुजनों से बच्चन के संबंधों और संपर्कों की विस्तृत जानकारी प्रदान की है। इसी खंड में लेखक के शैशव काल एवं यौवनारंभ के प्रणय और भावुकता के विशिष्ट क्षणों एवं गुणों का वर्णन किया है, जिससे उनका उदात्त धीर गंभीर व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। प्रत्येक मनुष्य के 2 रूप होते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। उसका आकार प्रकार, आचार विचार अर्थात जिसमें उसकी कर्म इंद्रियों एवं समस्त ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं व्यक्त होती हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने 4 आत्मकथा खंडों में अपने संपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को विविध कोणों से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उन्होंने आत्मकथा विद्या को नया संस्कार और नया धरातल ही नहीं दिया, अपितु उसे एक नई चेतना भूमि, नव सामाजिकता और नव चिंतन धारा भी दी है। उन्होंने जीवन की समग्र अनुभवों तथा अपने सुख दुखों को
जीवंत रूप दिया है। उनके द्वारा स्थापित साहित्यिक मान्यताएं अधिक सटीक और जीवन के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें गूढ़ चिंतन के साथ साहित्यिक जीवन के सभी पहलुओं का दिग्दर्शन मिलता है। बच्चन का नाम प्रथम श्रेणी के कलाकारों के अंतर्गत लिया जाता था। समय की प्रखर धारा ने बच्चन को हर कोण से तेज तर्रार और अकेले बहुत कर सकने की क्षमता से भरपूर बना दिया था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दूध पानी की तरह घुले मिले हैं। बच्चन का मंझला कद, गेहुआ रंग, घुंघराले उठे उठे से बाल, दर्पण सा माथा, ऐनक के अंदर चमचमाती छोटी मछलियों सी आँखें, चिकना चेहरा, खुशनुमा होंठ किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहते थे। उनके दुर्बल तन में एक सबल झांकता हुआ मन सहज ही दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे गोरैया एक एक तिनका चोंच में लगाकर एक सुंदर सा घोंसला बना लेती है, वैसे ही उन्होंने एक एक काम जोड़कर अपने व्यक्तित्व और उसके चारों ओर के वातावरण का निर्माण किया। बच्चन के व्यक्तित्व में मीरा की दीवानगी, बिहारी की लोकप्रियता, धनानंद की प्रेम की पीर, भूषण का ओज, गुप्त की सहजता, प्रसाद का सामंजस्य और महादेवी से अधिक गेयता और विरह अनुभूति पाई जाती है। बच्चन बेहद संवेदनशील एवं धैर्यवान थे। उनका धैर्य अटूट था। बच्चन दुख से परेशान होकर कभी नहीं हारे। चमारिन माँ के लाडले बच्चन ने इलाहाबाद के आर्य समाज में आयोजित प्रीति भोज में अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खाया। मोहल्ले की कन्या खिल्लो की शादी के समय हिंदुओं की छुआछूत नीति एवं सामाजिक क्रूर निर्मम रूढ़ियों से द्रवित होकर बच्चन ने बहिष्कृत कायस्थ परिवार में स्वयं भोजन कर उनको समाज में पुनः स्थापित करवाया। बहिष्कृत और अछूतों के परिवार के साथ खाने पीने के कारण उनके परिवार के सदस्यों और निकट संबंधियों ने शालिग्राम के गोने के समय बहुभोज का बहिष्कार किया। विजातीय, विधर्मी और विभाषी तेजी को अपनाकर बच्चन अपनी जाति खो चुके थे। बच्चन को हिंदू समाज का समस्त ढांचा रुग्ण और सड़ा गला सा प्रतीत होता था। छुआछूत तथा विभेद की भावना देश की उन्नति में घातक प्रतीत होती थी। मानव का मानव से लेकिन अलग न उतर प्राण, मिट्टी के द्रोणाचार्य कविता में भी उन्होंने छुआछूत की भावना पर प्रकाश डाला है। बच्चन जी अपने घर में पराए चमार बावर्ची रखते थे। बच्चन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वह जानबूझकर कलम की नोक तोड़ देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी माँ सुरसती को कलम की नोक निकालनी नहीं आती, जिसके फलस्वरूप उन्हें पढ़ने से छुट्टी मिल जाती थी। माँ सुरसती जब मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती तो बच्चन अधिक
प्रसाद पाने के लिए कहते, सुनहु मातु मोही अति से भूखा, और माँ 1-2 लड्डू और अधिक दे देती। तेजी से विवाह के अवसर पर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वह सभी प्रकार से सुंदर है, परंतु कानी है। उसके पिताजी ने कांच की आँख लगवा दी है। जब माँ सुरसती ने प्यार और सहानुभूति और विश्वास में लेकर आँख के विषय में पूछा, तब तेजी ने उत्तेजित होकर कहा कि मेरी दोनों आँखें ठीक हैं। बच्चन का विनोद तीखा या पैना ना होकर सहृदयता से भरा होता था। क्रीड़ा व खेलकूद। बचपन में बच्चन का मन पढ़ने लिखने से हटकर खेलकूद की ओर लगाया गया, परंतु खेलकूद में भी उनका मन पूरी तरह से रमा नहीं। धीरे धीरे खेलकूद से वह पूरी तरह दूर होते चले गए। बस कभी कभी वह काम से थककर हाथ में छड़ी लेकर 1-2 मील घूम आते थे, किंतु मन काम में ही रमा रहता। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो वृद्धावस्था में भी खेल सकते हैं गोल्फ, चाहे लाश, मुझे उन सबसे ईर्ष्या है। बरेली कवि सम्मेलन से लौटते समय मधुशाला के प्रशंसक नवयुवक की आत्महत्या से द्रवित होकर कभी भी कविता न लिखने का निश्चय किया। बचपन में 4th कक्षा के बच्चन को उनके पिता हिंदी लेने से रोक न सके। बच्चन को बहता हुआ पानी और उठती हुई आग देखना बहुत भला लगता था। पानी चाहे नाली का हो, चाहे नदी का, आग चाहे होली की हो, चाहे चिता की। श्यामा के मृत्यु के बाद उसके कपड़े व सामान आदि जलाने के लिए उनकी माता व बहनें दबी जबान से मना करती, तो वह सुनते सबकी, करते अपने मन की। कब भला संसार से डरता रहा मैं, मौज में आया वही करता रहा मैं। अक्खड़ स्वभाव वाले बच्चन टूट तो सकते थे, परंतु झुक नहीं सकते थे। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने विनम्रतावश घटा कर देखा। आधुनिक प्रचारवादी युग में वह बहुत बड़ी मिसाल है। आड़े वक्त में दूसरों के काम आना बच्चन की प्रकृति थी। आर्थिक संकट में श्री कृष्ण, शमशेर, जीवन प्रकाश जोशी को सहायता देते, तो नरेंद्र और पंत जी को सहयोग भी। जोखिम में जीना या जीवन जोखों के साथ जीना बचपन के लिए मनोरंजन की सामग्री थी। बच्चन को रामचरितमानस अत्यधिक प्रिय और पूज्य थी। प्रति चैत्र की नवरात्रि में वह मानस का पूर्ण पाठ करते थे। बच्चन के अखंड मानस पाठ से सियाराम शरण गुप्त को प्रसन्नता थी। बच्चन का धर्म संबंधी विश्वास भी एक अनन्य वैशिष्ट्य को परिचायक था। प्रेम ही उनका धर्म और भगवान था। धर्म हमारा पूछो प्राण, ईश्वर को मैं नहीं जानता, उसकी सत्ता नहीं मानता, जिसे न देखा जाना कैसे उसको लेता मान, जगती मैं अब तक प्राण। दाम्पत्य जीवन में पत्नियों के प्रति संवेदनशील। बच्चन का प्रथम विवाह मई 1926 में सिरायू तहसील के रूपनारायणपुर गांव के निवासी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुवादक श्री बाबू रामकिशोर की 15 वर्षीय पुत्री श्यामा देवी के साथ संपन्न हुआ।
बच्चन को उस समय वह स्काई लार्क लगी। परिणामतः बच्चन ने उसे अपने खेल की सहेली बनाया। विवाह के 3 वर्षों के बाद बच्चन ज्वरग्रस्त श्यामा का गोना करा लाए। उनको उस वक्त श्यामा की चारपाई अपने कमरे में लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। श्यामा की चारपाई को अपनी चारपाई से मिलाकर बच्चन ने अनुभव किया कि मानो दोनों के शरीर मिल गए हों। बच्चन ने अपनी पत्नी का यह एकांत मिलन इन शब्दों में व्यक्त किया। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, ना उसे ही, पर मैंने सोचा मैं सोऊंगा तो वह भी सो जाएगी। मुझे याद है कि मैंने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर लपेट ली और आंखें मूंद ली, पर न श्यामा सो सकी न मैं सो रहा था। 216 दिन रोगशैय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1926 को श्यामा ने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा सही अर्थों में बच्चन की अर्धांगिनी थी। उनकी मृत्यु से बचपन भी अधमरे हो गए थे। मृत्यु से एक दिन पहले उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं मर जाऊंगी तो तुम बहुत दुखी होगे? मैं चुप रहा। उसने कहा, मेरे मरने का बहुत दुख हो तो शादी कर लेना। और ठीक मृत्यु के दिन उसने मुझसे कहा था, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद रहे। इस घटना पर आरती और अंगारे में एक कविता है, 43वीं। अकेले और क्षीणकाय बच्चन को आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने द्वितीय विवाह करने की सलाह दी। तुम घर परिवार बसाकर ही शांत और सुखी रह सकोगे, तुम फिर से विवाह कर लो। परिणामतः 24 जनवरी 1942 को मरीपुर खास के सरदार जी की चौथी पुत्री और सबसे छोटी पुत्री तेजी से बच्चन का विवाह संपन्न हो गया। सुरसती ने तेजी को राम सीता विवाह प्रसंग सुनाकर बच्चन जी से मांग में सिंदूर भरवाया। भगवती बाबू देवयोग से उस समय कलकत्ते आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। तेजी के आगमन से माँ की ममता, सहचरी की सद्भावना का अनुभव कर बच्चन सुखी संपन्न हुए। इनके 2 पुत्र अमित और अजिताभ हुए। बच्चन का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से संपन्न कतिपय व्यक्तिक गुणों से मंडित था। ये देश की सांस्कृतिक परंपरा के उत्कर्षाभिमुख प्रतिनिधि हैं, जो सौष्ठव और आभा से दैदीप्यमान हैं। अतः बच्चन के जीवन में जो भी साधारण असाधारण घटनाक्रम घटित हुआ, उसने ही उनकी असाधारण अद्वितीय संघर्षशील व्यक्तित्व प्रदान किया। बच्चन के जीवन में आई उनकी दोनों पत्नियों का उनके व्यक्तित्व निर्माण में निश्चित रूप से योगदान रहा। अपने कुल, परिवार, वंश, जाति, वर्ण आदि के गौरव को अक्षुण्ण रखना तथा आत्मोन्नति की प्रेरणा स्वरूप अपने पूर्वजों के गुण गरिमा का स्मरण करना, जहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उपयोगी है, वहाँ ये समाजशास्त्रीय परंपरा के लिए भी आवश्यक है। बच्चन के वंश का उच्च 200-250 साल पूर्व उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा से प्राप्त होता है। अमोढ़ा के पांडे उपजाति के एक ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकाशन हेतु डोमा राजा जगत सिंह को पांडे अस्पद प्रदान
कर अपनी कन्या समर्पित की। इसलिए उक्त राजा के वंशज अमोढ़ा के पांडे कहलाए। अमोढ़ा किसी समय छोटा मोटा ग्राम न होकर पूरा जनपद था, जिसमें सैकड़ों ग्राम थे। बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोढ़ा के पांडे कहते हैं या अपने को अल्प पांडे अमोढ़ा कहलाते हैं। बच्चन के पूर्वज अमोढ़ा के कायस्थ थे, जो अपने आचार विचार के कारण अमोढ़ा के पांडे कहलाए। मैं कायस्थ कुल उद्भव मेरे, पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। बच्चन ने बचपन में सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा का सबूत देने पर कायस्थों को अपनी शुद्धवत स्थिति खलने लगी। इसलिए कुछ लोगों ने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया और कुछ ने वर्मा। बच्चन ने भी विद्यार्थी जीवन में अपने नाम के आगे वर्मा लगाया, किंतु सौभाग्य से वह जाति उपजाति का भेदभाव जल्दी समझ गए और वर्मा लगाना छोड़ दिया। बच्चन की स्मृति में मनसाराम प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें रामानंद संप्रदाय की गद्दी के आचार्य गुरु ने उन्हें 3 पुत्रों का वरदान और 3 बर्तन, 1 बटलोई, 1 थाली, 1 गिलास, 3 रुपये नकद भी ऋण के रूप में दिए और कहा, जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। गुरुजी के वर अनुसार 3 पुत्र हुए और 3 पीढ़ियों तक सम्मिलित कुटुंब में रहे। चौथी पीढ़ी में तीनों अक्षय प्राप्त तीनों परिवारों में बैठ गए। बड़े घर में थाली, मंझले घर में बटलोई और छोटे घर में गिलास गया। इन बर्तनों की चमत्कारी शक्ति में बराबर विश्वास किया जाता रहा। मनसाराम की छठी पीढ़ी में बड़े घर में 4 भाई जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर, मोहनलाल और गणेश प्रसाद हुए। जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद के पुत्र का नाम कृष्ण मुरारी है। मोहनलाल के एक पुत्र ठाकुर प्रसाद, एमए के 2 पुत्र श्यामा प्रकाश और भानु प्रकाश हुए। मनसाराम की चौथी पीढ़ी में मिट्ठूलाल बच्चन के परबाबा थे। 6 फुटे जवान, इस्पाती शरीर वाले, कसरत, लाठी तलवार, घुड़सवारी एवं बाज के शौकीन, किंतु स्वभाव से क्रोधी थे। इसलिए लोग उन्हें जाबिर और जल्लाद भी कहते थे। वह राजसी प्रकृति के एवं वैसनी आनंदवादी थे। परिणामतः चौक के 2-4 कोठे समर्द थे। अक्खड़ स्वभाव के कारण मृत्युशैया पर गोदान न कर घोड़ा दान ही किया। बच्चन के परबाबा कंपनी सरकार में शहर के नायब कोतवाल थे। उन्होंने काफ़ी धन कमाया और किले जैसा बड़ा मकान बनवाया था। बच्चन के अनुसार जो कदकाठी आज अमित की है और उनका बंगला प्रतीक्षा, वह सब उनके परबाबा मिट्ठूलाल से मिलता है। बच्चन बचपन में अपने परबाबा के विषय में सुनते सुनते सोचते कि वह भी आत्मविश्वास और निर्भीक होकर जिएंगे और आनंद से विचरूंगा। शिवाजी के परमोपासक होने के कारण उन्होंने पुत्र का नाम भोलानाथ और पुत्री का नाम भवानी रखा।
बच्चन पर बचपन में पड़े पर बाबा के संस्कारों के प्रभाव के कारण बच्चन ब्रिटिश यूनिटों से संबंध होकर आधुनिक हथियारों को चलाना सीख गए। मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों। मिट्ठूलाल के दुर्दम्य, दूरदर्श और आक्रांतकारी व्यक्तित्व के नीचे भोलानाथ का व्यक्तित्व पूरी तरह न उभर सका। वे कद के मंझोले और शरीर से पुष्ट थे। बाबा लोह पुरुष थे भावों में, पर बह जाते थे अक्सर। दाढ़ी कोमल थी पर आंखें दृढ़ रखती थी वस्तुस्थिति पर। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की थी। रामचरितमानस का सुंदरकांड उर्दू अक्षरों में लिखा था। गदर के समय उनके पांव पर ठोस लोहे का 1.25 सेर का गोला पड़ा था। बच्चन ने इस घटना पर लिखा, मैं हूँ उनका पौत्र, पड़ा था जिनके पांव गदर का गोला। ललितपुर नौकरी के लिए जाते समय रास्ते में उन्होंने भुइया रानी के तालाब के किनारे देवी पूजा अर्चना की। पूजा करते समय वहीं पर बाअंग दादी का फर्क, मन्नत मानी 7 चुनर की, जो घर में खेलेगा लड़का। इसके ठीक 10वें महीने में ललितपुर में उन्हें प्रताप नारायण पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। स्वयं बच्चन के मन में ललितपुर जाने की स्मृति इतने गहरे बैठी थी कि बच्चन कैम्ब्रिज से लौटकर संयोगवश ललितपुर गए। ललितपुर को नमस्कार है, जहाँ पिता जन्मे थे मेरे। प्रताप नारायण के 2 पुत्र हुए, हरिवंश राय और शालिग्राम। हरिवंश राय के 2 पुत्र अमिताभ और अभिजात तथा शालिग्राम के 1 पुत्र प्रभात हुए। मनसाराम की 6ठी पीढ़ी में छोटे घर में छेदीलाल और शारदा प्रसाद हुए। शारदा प्रसाद के 3 पुत्र जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद हुए। इस प्रकार से मनसा की 7वीं पीढ़ी में शिव प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, हरिवंश राय, शालिग्राम, जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद कुल 7 पुत्र हुए। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके वंश के प्रति राधा की एक थ्योरी थी कि हमारे परिवार के लड़के उन पर न जाकर अपने पितामह पर जाते हैं। वे मानते थे कि कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई अवश्य है। मेरे परबाबा 6 फुटे जवान थे। मेरे पिता फिर लंबे 6 फुट से ऊपर ही थे। मैं 5.5 के ऊपर नहीं जा सका। और मेरा बड़ा लड़का कालिदास तो नहीं, व्यास के दुष्यंत पुत्र सर्वदमन के समान 12 की अवस्था में तो नहीं, पर 15-16 की उम्र में ही शाल स्तंभ इवोदगत 6 फुट से ऊपर निकल गया था। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अपने पारिवारिक जीवन में मुझे कई बार अनुभव हुआ जैसे हमारे पिताजी की आत्मा हमारे बीच सक्रिय है। अतः ये आत्मकथा खंड बच्चन के विराट परिवार पर प्रकाश ही नहीं डालती, अपितु बच्चन के एक मूलाधार वंश, परंपरा, उनके पारंपरिक जीवन की एक एक परत और एक एक आयाम को अत्यंत कलात्मकता और ईमानदारी के साथ उघाड़ कर रख देता है। बच्चन सहज और सरल जीवन शैली, सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक रहे हैं। बच्चन की काव्य प्रतिभा। 14 या 15 की उम्र में उन्हें छंद ज्ञान और माला का ज्ञान नहीं था। कविता लिखने की तीव्र इच्छा में कभी आधा पेज गणित की कॉपी से फाड़ा, कभी 1 पेज इमला की कॉपी से फाड़ा, कभी कागज छोटा फाड़ा तो कभी बड़ा। उस समय बच्चन की कविताओं का आकार प्रकार कागज के आकार प्रकार पर निर्भर करता था।
9वीं 10वीं कक्षाओं तक आते आते बच्चन ने एक कॉपी भर डाली थी। एक बार एक साथी ने उन्हें चोरी से ऐसा करते हुए देख लिया तो उन्होंने गुस्से में आकर पूरी कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रारंभ में बच्चन अपनी कविताओं को पूर्णतः निजी बनाकर रखते थे, किंतु बाद में वह कुछ खास दोस्तों को सुनाने लगे। बच्चन के दोस्त श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव और ठाकुर विक्रमादित्य सिंह भी बच्चन को कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1933 में एक कवि सम्मेलन में देहाती कवि की भूमिका निभाने के लिए कवित और एक लोकगीत उन्होंने स्वयं रचा था। आगे चलकर बच्चन में कवि होने का विश्वास श्यामा ने दृढ़ किया था और उसका समर्थन श्री कृष्ण ने भी किया। बच्चन स्वांतः सुखाए अपना सुख दुख कागज पर कहने लगे थे। बच्चन स्वीकारते हैं कि मेरी कविता मेरे जीवन की स्थितियाँ, उसकी आवश्यकताओं, उसकी आकांक्षाओं से सीधी उठी हुई चीज़ है, परंतु इतना अवश्य है कि भाषा के संबंध में मुझे अपने परिवार और परिवेश से जो संस्कार मिले उसमें अनुदारता और संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चन ने शांत विमुक्त आवास रहित रहकर मधुशाला की कल्पना की और खयाम की मधुशाला के अनुवादकारी ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। बच्चन के पिता श्री प्रताप नारायण सदैव ही रामचरितमानस और गीता का पाठ सहस्वर करते थे। इन श्रवण संस्कारों ने अवधी भाषा और मानस की शैली में गीता को जनगीता का रूप देते समय उन्हें अवश्य सहायता मिली। अपने छात्र जीवन में बच्चन को पूरा साहित्यिक वातावरण मिला। उन दिनों पंत विक्रमादित्य सिंह निराला ने भी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। बीए के दिनों में साहित्यिक प्रेरणा सत्यप्रकाश से मिली। इस प्रकार से बच्चन हिंदी के अधीत कवियों के पंक्ति में सबसे आगे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय से ऊंची डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रीय एकता। भारतीय दृष्टिकोण में राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति सर्वधातुभ्य स्ट्रन उणादि प्रत्यय के संयोग से रोष्ट्र शब्द अथवा के राजुशोमेन धातु से निर्मित है, अर्थात जिस देश के लोग विशिष्ट भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं वह स्थान राष्ट्र है। बच्चन ने जिस समय साहित्य जगत में पदार्पण किया उस समय भारतीय राजनीति हलचल के दौर से गुजर रही थी। सन 1930 में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ और बापू की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। बच्चन उस समय बीए प्रीवियस की परीक्षा में पास हो गए थे। राज्य के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय एकता पर व्याख्यान देने लगे। जलूसों में गाने के लिए राष्ट्रीय गीत भी लिखे। सर जाए पर हिंद आज़ादी पाए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। खद्दर प्रचारक टीम बनाकर खादी का प्रचार प्रसार करने लगे। उन दिनों बच्चन के मन में आर्य समाज के अछूतोद्वार और गांधी जी के हरिजन आंदोलन के संस्कार भी दृढ़ हो चुके थे। उस समय बच्चन ने मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, द्वारिका प्रसाद का असहयोगी फाग और पंत की कविताएं एवं निराला के मुक्त छंदों के साथ साथ यंग इंडिया नवजीवन पत्रिकाओं का प्रभाव भी उन पर पड़ा। स्वयं बच्चन के अनुसार बचपन में पड़े संस्कारों का असर किसी न किसी रूप में जीवन पर पड़ा रहता है और प्रकट भी होता है। बच्चन 6 वर्षों तक यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रहे और पिछले महायुद्ध के समय हर गर्मी की छुट्टी में रेगुलर ब्रिटिश यूनिटों से संबंध रखकर आधुनिक हथियारों को चलाने की भी शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ, दोनों। देश की एकता के लिए देशवासियों में आपस में बंधुत्व की भावना का होना अनिवार्य है।
इसके लिए व्यक्तियों में आपस में जातीयता, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत की भावना का नष्ट होना अनिवार्य है। बच्चन ने विभेद की भावना व असस्पृश्यता को देश की प्रगति में घातक माना है। गांधी जी स्वयं छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। वे मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव रखना अनुचित ही नहीं, हानिकारक भी मानते थे। बच्चन को भेदभाव व छुआछूत की प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मानते थे कि सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और सबके प्रति निरपेक्ष एकमात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जहाँ गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वहीं बच्चन की रचनाओं में हिंसा और शक्ति का स्वर ध्वनित होता है। वे संतोष को प्रगति के मार्ग का रोड़ा मानते हैं और भुजबल की हिमायत करते हुए वे निर्बल के बलराम न कहकर निर्बल के बल हैं दो घूंसे ही कहते हैं। बच्चन यद्यपि शक्ति प्रयोग में आस्था व्यक्त करते हैं, तथापि उसमें विवेक और मर्यादा सर्वत्र झलकती है। बच्चन आत्मरक्षा और स्वजनों की रक्षा के लिए लड़ना कभी अनुचित नहीं मानते। चल उठा तलवार और स्वीकार कर उसकी चुनौती, न्याय किस्मत और मन की शक्ति का जो फैसला हो वह खुले मैदान में होने दो। बच्चन कहते हैं कि वर्षों के तप त्याग और असंख्य बलिदानों से प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा हमें प्रतिपल जागरूक रहते हुए करनी चाहिए। हमें केवल शत्रुओं से ही नहीं सावधान रहना चाहिए, कथित मित्रों से भी चौकन्ना रहना चाहिए। इस प्रकार बच्चन स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए शक्ति प्रखता को आवश्यक मानते हैं। वह कहते हैं, जब भी मुझे अपने देश की ग्रामीणों की भीड़ देखने का अवसर मिला है, मैंने अपने मन में कहा है कि हमारा राष्ट्रीय हथियार तो लाठी ही है। भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति पर ही जीवित रहता है। संस्कृति की ओर जनता को उन्मुख करने के लिए लेखक प्राचीन इतिहास और संस्कृति को पुनः पुनः याद करवाते हैं। बच्चन कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन पद्धति की रक्षा के लिए सजग बनकर जीना होगा। इसे खोकर भारत भारत नहीं रहेगा। भारतीयता खोकर भारत के जीने से तो अच्छा है कि वह भारतीयता की रक्षा में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे। बच्चन को भारतीय संस्कृति के प्रति असीम श्रद्धा है। बच्चन ने विदेश में रहते हुए अनुभव किया कि किस तरह 200 वर्षों तक भारत पर राज्य करके भी अंग्रेज भारतीय संस्कृति से अपरिचित हैं। आज जहां हमारे खिलाड़ियों की पहुंच है, किंतु वहां भारत का गर्व से सिर ऊंचा करने वाले महापुरुषों की पहुंच नहीं है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान। देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है कि जो समस्त जाति का आभार हो, कि जो समस्त जाति की पुकार हो, कि जो समस्त जाति की कंठाहार हो। स्वदेश को जबान एक चाहिए। प्रारंभ में बच्चन हिंदी को राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी बनाने के लिए उसे भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की गंध ध्वनि बनाना चाहते थे, परंतु बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आने लगता है। वे कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में ही भूल थी। उसे तो केवल संपर्क भाषा ही मानना था, संख्यागत व्यापकता की दृष्टि से ही नहीं, आंतरिक शक्ति और समृद्धि की दृष्टि से भी। श्यामा देवी की मृत्यु के बाद लेखक की वृत्तियाँ जीवन की नश्वरता पर प्रहार करने लगती हैं। विरह में व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, प्रायश्चित द्वारा स्वयं के चरित्र में मौन परिष्कार करता है। चारित्रिक सुधार जितना प्रीति द्वारा संभव है, उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं।
बच्चन के गीत विरह के करुण मधुर प्रसंगों से भरे हुए हैं, जो प्रतीक्षा की उत्सुकता, विरह की तड़पन, स्मृति की तीव्रता और हृदय का हाहाकार, विरह समस्त कार्य व्यापार के साथ अभिव्यक्त है। विरह अवस्था में सहज द्रवणशील मन में से स्वार्थ, प्रियता, अनुदारता आदि अब गुणों का क्रमशः उपशमन होता है। फलतः व्यक्ति नए बल से प्रेम की उज्ज्वलता का अनुभव कर प्रिय के साथ सहृदय सरस होने का दृढ़ संकल्प करता है। सन 1929 के आर्थिक विस्फोट, 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता तथा बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं ने जीने की समस्या बना डाला। असफलता, कुंठा और नियतिबद्धता की भावना से संवेदनशील भारतीय चेतना को आलोडित विलोडित कर दिया। फलतः झूठी मादकता, स्थायी जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह, अनास्था मूलक चेतना, मध्यम वर्ग की नई आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति स्वतंत्रता एवं मानवीय समताओं के प्रति अदम्य विश्वास को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं होने लगी, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ने लगा। सामाजिक और आर्थिक वैषम्य के क्रोध में बच्चन का विकास हुआ। उसमें स्वाभाविक रूप से विद्रोह का उत्स फूटता हुआ दिखाई देता है। बच्चन के अधिकांश काव्य पट में उसकी आत्मकथा के ही बिखरे पन्ने मिलते हैं, जिसमें संभवतः घटनाएं तो अपने स्थूल यथार्थ के प्रच्छन्न हो गई हैं, किंतु तजनित संघर्ष, ऊहापोह, घात प्रतिघात तथा सुख दुख के संवेदनों के मधुरिक्त रस का स्वाद पाठकों के हृदय को स्पर्श कर उनकी सांसों में बहने लगता है और कुछ समय के लिए अनुभूति का अंग बन जाता है। बच्चन जी का मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत उदार है। वह लिखते हैं कि सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास में जड़ रूढ़ियों से अधिक महत्व मनुष्य को दिया जाना चाहिए। संसार में मानवता के विकास के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए आधुनिक विज्ञान को मानवता की सेवा में तो लगाया है, पर बहुत स्थानों पर वह भी विज्ञान की सेवा में लग गया है, उसका दास हो गया है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि विज्ञान मानवता के ऊपर सवार होगा तो वह दैत्य होगा, और मानव विज्ञान पर सवार होगा तो देवता। अतः बच्चन जागरूक विचारक एवं प्रतिभावान कलाकार हैं। वह राजनीतिक वातावरण के प्रत्यक्ष सत्य से आंखें नहीं मूंदते। बच्चन जी की भाषा का मूल्यांकन। बच्चन की लोकप्रियता और सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उनकी सहज सीधी भाषा की शैली को है, जो अनेक से अनेक जटिल संवेदनाओं को भी बिल्कुल सीधे और साफ अकृत्रिम भाषा के रूप में अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में समर्थ है। बच्चन की भाषा में एक साथ ही स्वाभाविकता, ऋतुजा, प्रवाहता और मौलिकता विद्यमान है। बच्चन की भाषा गुप्त, पंत, निराला, महादेवी आदि अनेक लेखकों से भिन्न है। बच्चन की भाषा न तो रहस्यवादियों की संस्कृत बाहुल्य भाषा है और न ही प्रगतिवादियों की कठोर, शुष्क, पदावली युक्त नीरस भाषा ही है। बच्चन की भाषा सर्वग्राहा, ये सरल शब्दावली प्रधान कोमल है। सच तो यह है कि शुरू से ही बच्चन का अपना भाषा स्कूल था। निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि बच्चन की भाषा शैली एक ऐसे स्वर्णभूषण के समान है जिसमें विविध वणि, हीरे मोती, मूंगे, नीलम आदि
सुंदर रीति से जड़े हुए हैं।